हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ से देखेंगे साथियों। तो यहाँ से आप लोगों को सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तौल, कांकनी या दिनार? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो था वह पन था। इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पन। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं वो विशाखदत्त हैं। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा कि नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। कि नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वैमेश चंद्र बनर्जी, जॉर्ज यूल या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में बम्बई में हुआ था साथियों। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वैमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। जॉर्ज यूले साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंबिसार ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। इन 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध महाजनपद में ही मौर्य वंश और हर्यक वंश शासन किया था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था। इसका सही उत्तर होगा साथियों तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र जो था वह तक्षशिला था। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह प्राकृत है। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वायु निम्न में क्या है तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि वायु जो है वह मिश्रण है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रण। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है कम हो जाता है, बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है, यह अपरिवर्तित रहता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो है वह बढ़ता है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोगुना। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है, भारी होती है या काफ़ी हल्की होती है या काफ़ी भारी होती है। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। तो इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों इस तरह के ही प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरह के ही प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी। तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, प्रश्न नंबर 14 आपसे यहाँ पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मिजोरम राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य में वनों की संख्या अधिक है, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ था? 1992 में, 1973 में, 1985 में या 1990 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत वर्ष 1992 में हुआ था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था साथियों। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत 1992 में हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है व्यास नदी, ऑप्शन सी है झेलम नदी और ऑप्शन डी है साथियों सतलज नदी। तो इसका सही उत्तर होगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सतलज। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा कि पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। केरल राज्य की राजधानी जो है वह तिरुवनंतपुरम है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, रावी या व्यास नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो तुलबुल परियोजना है वह झेलम नदी पर है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बोध गया स्थित है बिहार राज्य में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बोध गया जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें कि बोध गया जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे साथियों इन्होंने
आर्य समाज की स्थापना किया और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इन तीनों को आप लोग जरूर याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का स्थापना किया, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया और स्वामी विवेकानंद जो है वह रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि श्रवणबेलगोला स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा कि श्रवणबेलगोला जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय बिताए। संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य का यहीं पर मृत्यु हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 25 है साथियों। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कुंडलवन, कश्मीर में। साथियों कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसलिए 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।